जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर से खबर के साथ एक बार फिर से सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे केसीआर के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो टिप्पणी की है उसके बाद राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की बात पर मुहर लगाई है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी अपडेट, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम समाज के लोग किसे चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री बताएंगे आपको। आंकड़े सामने आए हैं। इसी के साथ में जातीय जनगणना पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कर दिया अपना बयान स्पष्ट, जिसके बाद कई सारे बीजेपी के नेताओं को होने लगी है तकलीफ दोस्तों। इसी के साथ में पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है ईडी की ओर से, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन के सारे लोग पहुंचे हैं संजय सिंह के घर पर। बताएंगे दोस्तों इसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं की ओर से सामने आया है। और सिंधिया के समर्थकों को बीजेपी ने दिया टिकट, तो अब बीजेपी के अपने नेताओं ने ही 2019 के नतीजों को दोहराने की दे दी है धमकी, यानी बीजेपी में फूट की बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में अपने आप को पत्रकार बताने वाले अमीश देवगन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है लीगल एक्शन। बताएंगे आपको पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर फेक न्यूज फैलाए जाने के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में सुधीर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है कांग्रेस पार्टी की सरकार को बदनाम करने के मामले पर। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और स्मृति ईरानी को अमेठी में लगा है तगड़ा झटका। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हाल फिलहाल के अंदर ईडी की कार्रवाई में हुई तेजी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की मजबूती और 2024 में बीजेपी की हार के संकेत के कारण है, और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली में जो बड़ा आंदोलन हुआ है, ऐतिहासिक आंदोलन, उससे ध्यान भटकाने के लिए है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीआरएस और केसीआर की पार्टी पर निशाना साधते हुए बीआरएस पार्टी का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी हाल फिलहाल में एक टिप्पणी करते हुए कहा गया कि हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बाद बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती थी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अब राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति है। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी साझेदारी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर तेलंगाना को बर्बाद कर दिया है। लोग बुद्धिमान हैं, उनको ये खेल समझ में आने लगा है। इस बार वे दोनों को खारिज करेंगे। 6 गारंटी वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, और इसके बाद अब लोगों की ओर से तरह तरह के रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे सामने आए हैं, जिसमें देश के 52% मुसलमान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं पर सिर्फ 3% मुस्लिम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बनकर आए। 8% मुस्लिमों में ममता बनर्जी को वोट देने और उनको प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा दिख रही है, जबकि 6% लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को 14% लोग अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को 8% लोग और ओवैसी को 5 से 4% लोग अपना अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि 52% लोग कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, यानी अल्पसंख्यक समाज के अंदर ये तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। और असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को बड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं, उनकी ये सर्वे हकीकत बता रहा है, जिन्हें 4 से 5% मात्र मुस्लिम अगला प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जातीय जनगणना के बाद अब बिहार में जहां पर एक और सियासत जारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी एक बड़ी डिमांड उठाई है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इस नारे पर कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने असहमति जाहिर की है। हालांकि उन्होंने अपने बयान को बाद में वापस ले लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ने जा रही है, और अभिषेक मनु सिंघवी को बाद में अपना ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा है। साथ साथ दोस्तों पहले पत्रकारों पर छापेमारी की गई, गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को उनके घर पर छापेमारी के बाद अरेस्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जिसके सर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बता दें कि दिन भर छापेमारी के बाद शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया है। साथ साथ दोस्तों संजय सिंह से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी को लेकर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसका विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संजय सिंह के घर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। बीजेपी जानती है कि 2024 में हारने वाले हैं, इसलिए वे परेशान है। चुनाव तक एजेंसियों की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ साथ संजय सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने भी एक तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी पंजाब के नेता और एमएलए सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे थे। उनको समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को आपस में नहीं लड़ना, बल्कि एकजुटता के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां
आपस में एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां करेंगी और लड़ाई लड़ती दिखाई देगी, दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करेगी, तो बीजेपी फूट का फायदा उठाकर उनके नेताओं को ईडी से गिरफ्तार करवा देगी। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि कल पत्रकारों पर रेड के बाद आज सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी एक संदेश है। विरोध के हर स्वर को कुचला जाएगा और इसका एक ही जवाब होना चाहिए। हम चुप नहीं रहेंगे। यह वक्त किंतु परंतु का नहीं है। हर देशभक्त को साथ में खड़ा होना होगा। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी हैं और ऐसे में उन्होंने संजय सिंह का समर्थन भी कर स्पष्ट कर दिया है कि एकजुटता अभी जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, कहा जा सकता है कि घोषित इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी तो जरूर दिखाई दे रही है। साथ साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में मालवा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पहुंची तो एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का स्वागत करने के लिए बीजेपी के विधायक सुदेश राय के भाई कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश राय यहां पर मौजूद रहे। भव्य स्वागत किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता के भाई भी अब कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। साथ साथ संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कल पत्रकारों पर कार्रवाई, आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर कार्रवाई की गई है। ये लोग बौखला चुके हैं। 2024 के चुनाव में इनको हार नजर आ रही है, इसीलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि अब अमीश देवगन जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमीश देवगन ने न्यूज 18 पर एक कार्यक्रम चलाया था जिस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान को मैनिपुलेट करके बताने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले पर कई बार न्यूज चैनलों ने अपने तरीके से बताया है कि मनमोहन सिंह के बयान को अलग कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया। बीजेपी के लोग, आईटी सेल के लोग जिस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, ये मीडिया वाले भी खुलकर प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और अब अमीश देवगन के खिलाफ लीगल कार्रवाई करने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। इससे पहले कन्हैया कुमार को लेकर भी अमीश देवगन ने दावा कर दिया था कि उन्होंने भारत तोड़ने की बातें कही है, जबकि कोर्ट में यह मामला चल रहा है तो एक और केस अब अमीश देवगन पर होना तय नजर आ रहा है। सांसद अभिसार शर्मा के खुलकर समर्थन में आए रवीश कुमार बोले, बेल आइकन दबाने की अपील करने वाले आइकन नहीं है, तुम हो आइकन। अभिसार शर्मा का समर्थन करते हुए रवीश कुमार की टिप्पणी है। दोस्तों साथ साथ कर्नाटका हाईकोर्ट सुधीर चौधरी के कार्यक्रम से काफी नाराज है। सुधीर चौधरी पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटका की कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये जो सब्सिडी दी जा रही है गाड़ियों को खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिल रहा है, बल्कि SC ST समाज और तमाम धार्मिक समाज के उन व्यक्तियों को मिल रहा है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो बैकवर्ड है। इसमें किसी धर्म को फायदा पहुंचाने की बातें नहीं है। जबकि सुधीर चौधरी ने जो शो किया था उसमें कर्नाटका में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं, इस तरीके के टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका विरोध करते हुए मामला दर्ज कराया गया है। अब कर्नाटका की कोर्ट अगली सुनवाई 9 तारीख को करने वाली है। देखते हैं इससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दोस्तों साथ साथ सिंधिया के समर्थकों ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद बीजेपी में विरोध के सुर फूटने लगे हैं। गुना जिले के राघवगढ़ विधानसभा से बीजेपी ने हरिंदर सिंह को मैदान में उतारा है, जो अखिल भारतवर्ष यादव महासभा को नागवार गुजरा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष RN यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो 2019 का रिजल्ट दोहरा दिया जाएगा, यानी सिंधिया के समर्थकों को चुनाव हरवा दिया जाएगा। 2019 की बात करें दोस्तों तो चुनाव में सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने KP यादव को मैदान में उतारा था और यादव समाज का जबरदस्त सपोर्ट मिलने के कारण यहाँ की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और सिंधिया को चुनाव हारना पड़ा था। KP यादव को जब से बीजेपी ने अलग थलग कर रखा है, जब से सिंधिया उनकी पार्टी में कांग्रेस पार्टी को तोड़कर आए हैं, तो ऐसे में अब यादव समाज की ओर से विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। देखते हैं चुनाव में और भी जब सीटों का बंटवारा होगा तो किस तरीके से समाज की ओर से रिस्पांस दिया जाता है। साथ साथ संजय गांधी अस्पताल को अमेठी में बंद कराने को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी के इशारे पर ऐसा किया गया है और बीजेपी के नेताओं ने इसे बंद करने की बार बार मांग की है। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग अमेठी के अंदर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी काम करने वाले लोगों को, खासकर अस्पताल के कर्मचारियों को हुई और पेशेंट को हुआ। जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता मैदान में उतरे और जोरदार तरीके से विरोध करते हुए वापस से लाइसेंस को रिस्टोर करने की मांग की गई। दोस्तों बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी का समर्थन मिलने के बावजूद बीजेपी के लोग अस्पताल पर ही आरोप लगा रहे थे और अब लखनऊ की हाईकोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए ऑर्डर दिया है कि आज से हॉस्पिटल को फिर से शुरू किया जाए। हॉस्पिटल गांधी परिवार के सांसदीय कार्यकाल के दौरान बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी लीगल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही थी। एक तरीके से स्मृति ईरानी के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। और क्या 2024 के चुनाव को लेकर एक रोड मैप, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर भुनाएगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजनीति से एक बड़ी खबर आई है। हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब इमरान मसूद की कांग्रेस पार्टी में घर वापसी होने वाली है। AP न्यूज से खास बात करते हुए इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं। इमरान मसूद ने इसी हफ्ते शामिल होने की बात कही है। वो 7 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर हाथ का दामन थामेंगे। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे इमरान मसूद 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस
की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से निकल गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बसपा में चले गए। हालांकि बसपा से टिकट लेने के बावजूद वो चुनाव हार गए। तो अब इमरान मसूद वापस से कांग्रेस पार्टी लौट रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संजीव बालियान के पश्चिम यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग का समर्थन किया है। सांसद मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। उनका कहना है कि मायावती अगर ऐसा नहीं करती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारी है। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि कार्रवाई पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। यानी पत्रकारों की गिरफ्तारी और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बीच ये कोर्ट की ओर से ऑब्जर्वेशन सामने आया है। साथ साथ साल के अंत में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से कर रही है। हर तरफ रैलियों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच खूब बयानबाजी जारी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लोग एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी एक्टिव हो गई है। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि आजकल हर कोई नया राजस्थान बनाने चला है। नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नया राजस्थान बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। राजस्थान पर वही राज करेगा जो जनता के लिए सोचेगा। कोई राजा तब तक नहीं बन सकता जब तक जनता को भरोसा ना हो, वो उनके लिए मेहनत करेगी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि जनता को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हम उनके साथ में हैं, उनके दुख में शामिल होने के लिए तैयार है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के धार जिले स्थित मोहनखेड़ा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। जन आक्रोश रैली होने वाली है। दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए जमकर तैयारी भी कर रखी है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी और बीजेपी को कई और बड़े झटके दे सकती है। बीआरएस पार्टी के एमपी पोटून गट्टी रामुलू जो नगर कुरनूल से सांसद है वो रिजाइन कर सकते हैं। बीजेपी के एमपी स्वयं बाबू राव जो आदिलाबाद से चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। दोनों का कांग्रेस पार्टी में जल्द स्वागत हो सकता है। साथ साथ जातीय जनगणना सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी किए हैं देश की राजनीति का परिदृश्य बदलने वाले हैं। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े जारी किए हैं इससे बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी राजनीति इससे खत्म होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना जो दी है उसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% दिखाई गई है, लेकिन जब बिहार सरकार ये जाति आधारित जनगणना करा रही थी तो आरएसएस के लोगों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। इस जनगणना से बिहार के गरीब लोगों को काफी मदद मिलेगी। साथ साथ दोस्तों महुआ मोत्रा को घसीटे जाने के मामले पर प्रकाश अंबेडकर बोले, कहा डरपोक प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि मात्र 24 इंच का है। साथ साथ सांसद प्रज्ञा ठाकुर बोली, कहा मालेगांव ब्लास्ट के बारे में नहीं जानती। एनआईए कोर्ट ने घायलों मृतकों के बारे में पूछा तो भावुक हो गई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनवाई हुई। कोर्ट ने पीड़ितों की गवाही से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा ठाकुर से जवाब मांगा। कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। इन सभी सवालों का जवाब प्रज्ञा ठाकुर ने 3 शब्दों में दिया, मुझे जानकारी नहीं। जब कोर्ट ने ब्लास्ट के घायलों और मृतकों के बारे में पूछा तो आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो गई, इसलिए 10 मिनट तक काम रुका रहा, क्योंकि अब प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद है। दोस्तों तो पूरे मामले पर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार के मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों को धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए खड़गे बोले, कहा अगर हमारी बात नहीं सुनी तो आपके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई लगा देंगे। इस तरीके की धमकियां मुख्यमंत्री को बार बार दी जा रही है। कई सारे मुख्यमंत्रियों को इस तरीके की धमकियां दी गई है। साथ साथ लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को जमानत मिली है। सीबीआई ने कहा कि बेल दी तो प्रभावित हो सकता है जांच। अब 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई। लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को जमानत मिल गई। 50,000 के मुचलके पर सभी को नियमित जमानत दी गई है। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इस दिन सुनवाई शुरू की जाएगी। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर है, ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थी। उधर दिल्ली पहुंचने पर लालू यादव ने कहा कि सुनवाई होती रहती है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें डरना है। तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा उस पर कार्रवाई तो होगी ही। ये एजेंसियां और पुलिसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 22 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन अब कोर्ट से मिली राहत के बाद हो सकता है कि एक पार्टी के लोगों की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ जाए। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक भाषण देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नया राग अलापना शुरू किया है, जितनी आबादी उतना हक। इससे साफ है कि वो देशवासियों में आपस में खाई और वैर भावना बढ़ाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश में संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। इस पर जयराम रमेश बोले, कहा देश की सारी संपत्ति अपने खास मित्रों के हाथ में सौंप रहे हो, जिन्होंने मनरेगा का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कोविड के समय श्रमिकों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया,
जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया, आज वो गरीबों की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये डरे हुए हैं। पिछले 9.5 साल में इन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। इस पर रिप्लाई करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपने सही कहा जयराम जी, हमारे प्रधान सेवक जी जब तक रोज एक बड़ी सफेद झूठ ना बोले तब तक उनका दिन पूरा नहीं होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर बोला गया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब उनकी प्राथमिकता है, लेकिन नियम और नीतियां अपने दोस्तों के पक्ष में बनाई जा रही है। साथ साथ दोस्तों, मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहे, ये सवाल शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण के दौरान जनता से पूछते हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि मामा को पता है कि जनता 18 साल के कुशासन के कारण बोर हो गई है, और कितना झिलाओगे मामू, अब क्या रुलाओगे मामू, इस तरीके से ट्वीट किया गया है। साथ साथ दोस्तों, जयपुर में इकबाल की मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है कि अपराधियों के समर्थन में कोई कैसे प्रदर्शन कर सकता है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पवार के भतीजे रोहित पुणे से नागपुर के लिए पदयात्रा करेंगे। उनकी युवा संघर्ष यात्रा 13 जिलों से गुजरेगी। इसमें युवाओं की समस्याओं को उठाया जाएगा। शरद पवार के बड़े भाई के बेटे रोहित पवार 24 अक्टूबर से युवा संघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसमें वो 800 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे। यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। रोहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद युवाओं की समस्याओं को सामने लाना है। साथ साथ चुनाव लड़ने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने खुद खत्म किया सस्पेंस। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2-2 सूची जारी होने के बावजूद बीजेपी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं होने पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो भावुक हो गए। बुधनी विधानसभा के ग्राम सतदेव में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछा कि इस बार क्या वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े। वही जनता की तरफ से हाँ में जवाब आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के ग्राम सातदेव के पातलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ी बड़ी बातें की है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे अगर जनता चाहेगी तो, और जनता की ओर से जो आवाज हाँ की आई है, हो सकता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही हो, लेकिन क्या ये बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को एक तरीके का चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि 2-2 लिस्ट आने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। तो इसका मतलब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर रखा है शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं देने का। और क्या शिवराज सिंह चौहान दबाव बनाने के लिए इस तरीके से जनता से पूछ रहे हैं, वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं सेंटर के नेताओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची पर मंथन जारी है। निर्णायक मोड़ पर पूरा मंथन पहुंच चुका है। जल्द ऐलान किए जा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर 40 ऐसे नाम सामने आए हैं जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि ये प्रत्याशियों की पहली सूची हो सकती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के 40 नेताओं की लिस्ट में नाम दिखाया जा रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम इसमें नहीं है, लेकिन इस लिस्ट की सच्चाई को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी इस बार वसुंधरा राजे से अलग किसी और नेता की तरफ राजस्थान में देख रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अर्चना गौतम को कांग्रेस पार्टी ने किया निष्कासित। अनुशासनहीनता के आरोप में 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। अर्चना गौतम ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें मात्र 1500 वोट मिले थे, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में काफी ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं, तो उनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। और ऐसे में हाल फिलहाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उनका संघर्ष हुआ था। मारपीट की भी खबर सामने आई थी। तो अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पार्टी की ओर से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। पार्टी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। लालगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। काफिले के साथ प्रतापगढ़ जा रहे अखिलेश यादव लालगंज के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर रुक गए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की राजनीति की फिर से वापसी हो सकती है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने पहले हरियाणा के किसानों से बातचीत की, उसके बाद रेलवे के कूलियों से मुलाकात की, और उसके बाद ट्रेन के पैसेंजरों से मुलाकात करने के बाद वेजिटेबल के हॉकर से मुलाकात की और पंजाब के गोल्डन टेम्पल गए, और अब कुछ दिनों के लिए अमेठी के दौरे पर जा सकते हैं। गांधी फैमिली इस बार फिर से अमेठी के अपने पुराने सीट पर दावेदारी करने वाली है, और राहुल गांधी वापसी अमेठी की सीट पर कर सकते हैं। कुछ दिनों तक उनके उत्तर प्रदेश में रहने को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ स्वतंत्र न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक, जिसके संपादकों, पत्रकारों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रीब्यूटरों के यहाँ मंगलवार को छापेमारी की गई थी। उपकरण जब्त किए गए, पूछताछ किए गए, 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने एक बयान जारी करते बताया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से FIR की कॉपी नहीं दी गई है, और कौन सा अपराध किया गया है इसका विवरण भी नहीं दिया गया है। यानी बताया ही नहीं गया कि कौन सा अपराध किया गया है। तो इस पर लीगल कार्रवाई कैसे की जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, साथ साथ इंडिया गठबंधन में अभी तक लोकसभा के सीटों का बंटवारा बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। पिछले चुनाव
चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत भी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने बयान देते हुए 12 सीटों पर कांग्रेस की ओर से क्लेम किया है। देखते हैं कितनी सीटें दी जाती है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव और 2024 के चुनाव के बीच में बीजेपी के वोट शेयर में काफी गिरावट आई है। लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव की बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी को 6% का नुकसान हुआ है, आंध्र प्रदेश में 0.13% का नुकसान हुआ है, सिक्किम में 3.12% का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी को 2019 के वोट शेयर के मुकाबले विधानसभा के चुनाव में लगभग 2% के वोट शेयर का नुकसान हुआ। हरियाणा में भी लगभग 21% के वोट शेयर का नुकसान हुआ। झारखंड में 18%, दिल्ली में 18%, बिहार में 4%, असम में 3%, तमिलनाडु में 1%, पश्चिम बंगाल असेंबली में 2% का नुकसान हुआ, केरल में 1% का, गोवा में 18% का, गुजरात में 10% का, हिमाचल प्रदेश में 26% का। यानी दोस्तों, कोई भी ऐसा राज्य नजर नहीं आ रहा है जहां पर बीजेपी को 2019 के मुकाबले फायदा पहुंचा हो। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।